हेलो एस्पिरेंट्स, इजी मेथड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, आज का हम लोग टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिसाइल क्लासिफिकेशन के ऊपर है। यानी दुनिया में कहीं भी कोई भी मिसाइल अगर यूज की जाती है तो उसको विभिन्न जो टेक्निकल उसके आधार होते हैं उसके आधार पर उसको क्लासीफाई किया जाता है। सिविल सर्विसेज के संदर्भ में इसके रेलेवेंस क्या है? S-400 के ऊपर अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज मेंस के ऊपर क्वेश्चन आए हुए, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आप डिफरेंट स्टेट कमीशन देंगे उसमें भी समय समय पर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन आते रहे। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आए, चाहे वो सिविल सर्विस के हो, चाहे जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या और जो स्टेट सर्विस कमीशन है, सब में कभी कभी टॉपिक्स को कवर करें। तो मिसाइल्स को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको क्लासीफाई करें, उसकी टेक्निकलिटीज को समझें। आज का लेक्चर इसी के ऊपर हम लोग पढ़ें। इजी मेंटर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बहुत ही जल्दी हम लोग ऑफलाइन भी होने वाले हैं, तो आप लोगों से ऑफलाइन क्लासेस में भी मुलाकात होगी। टीम बहुत ही शक्तिशाली है, जैसा आप देख रहे हैं। संजय कुमार सर, संजय ठाकुर सर, पॉलिटी और गवर्नेंस सर का फोर्ट है, सर इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। जावेद सर को आप लोग जानते हैं, लंबे समय से हिस्ट्री कल्चर पढ़ा है। अंशुमान सर के जो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से जो कंसर्न इशूज हैं उनके ऊपर सर के जो है लगातार आप वीडियोज देखते ही रहते होंगे। इसी तरीके से MM आलम सर हैं, इथिक्स और ऐसे के सर एक्सपर्ट हैं। इथिक्स यूजली एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, यूजली ये इंटर डिसिप्लिनरी बहुत है, लेकिन सर के पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है कि आपको बहुत ईजी लगेगा। जोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के ऊपर योगेश शर्मा सर जो है लगातार क्लास लेते हैं। मेरा नाम विजय पांडे और मैं साइंस टेक्नोलॉजी और इससे कंसर्न इशूज और जो जनरल साइंस से संबंधित जो इशूज हैं इसके संदर्भ में मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बगैर देरी करते हुए हम लोग अपने टॉपिक, जो मेन टॉपिक है मिसाइल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले कि हम लोग मिसाइल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करें, इंडिया के जो डिफरेंट मिसाइल सेगमेंट्स हैं यहाँ PPT पर आप देख रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी मिसाइल्स जो बैलिस्टिक हैं, कुछ ऐसी हैं जो क्रूज हैं। शॉर्ट रेंज से लेकर के लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल, सब यहाँ डिस्प्ले पर है। पृथ्वी और प्रहार से सीरीज स्टार्ट होती है और उन्हें फाइटर जाती है। बहरहाल ये मिसाइल्स के संदर्भ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग केवल तब हमारी बनेगी जब हम इसको क्लासीफाई करेंगे इसके टेक्निकल आधार पर। यहाँ बहुत सारे आधार हो सकते हैं, लेकिन हमने आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम 8 आधार पर इसको डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन ट्रेजेक्ट्री, मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री मतलब उड़ान पर, मिसाइल किस तरीके से हवा में उड़ान भरती है या स्पेस में जाती है, इसको मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। इसी तरीके से उसका यूज कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है, बेस्ड ऑन यूज के ऊपर हो गया। फिर अगर आप देखें तो बेस्ड ऑन रेंज, मिसाइल शॉर्ट रेंज है या इंटरकॉन्टिनेंटल है, इस तरीके की उसकी रेंज हो सकती है। या बेस्ड ऑन वार हेड एंड एक्सप्लोसिव, मिसाइल किस तरीके के हथियार अपने साथ लेकर के जा रही है, उसके जो युद्ध शीट्स हैं, उसके जो वार हेड्स हैं वो किस तरीके के हैं, इसको देखने के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मिसाइल कहाँ से छोड़ी जा रही है और किस चीज को अपना टारगेट बना रही है, उसके आधार पर जब मिसाइल को क्लासीफाई करते हैं तो इसको बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ लेंथ एंड इम्पैक्ट के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। मिसाइल के टेक्निकल डिटेल्स में उसकी स्पीड आती है। कुछ मिसाइल सबसोनिक, कुछ हाइपरसोनिक, कुछ सुपरसोनिक पर चलती हैं। तो सबसोनिक क्या है, सुपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है, मिसाइल को क्यों इस तरीके से क्लासीफाई करने की जरूरत होती है, इसको हम लोग इसके आगे देखें। फिर इसके बाद बेस्ड ऑन इंजन, किस तरीके से इंजन की जो शक्ति होती है उसके आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, रॉकेट इंजन क्या है, रैम जेट क्या है, स्क्रैम जेट इंजन क्या होते हैं और मिसाइल किस तरीके से काम करती है। फिर मिसाइल में किस तरीके की फ्यूल यानी ईंधन यानी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसके आधार पर भी मिसाइल क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आज हम लोग मिसाइल के डिफरेंट टाइप्स हम लोग मिसाइल क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए मिसाइल्स के बारे में बहुत आसानी से डिटेल्स मिल जाती है। कहने का मतलब है, आप अग्नि सीरीज के बारे में जानकारी लेना चाहें, या पृथ्वी के बारे में, या प्रहार के बारे में, प्रलय के बारे में, निर्भय के बारे में, या आप ब्रह्मोस के बारे में लेना चाहें तो डिटेल्स मिल जाए। लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मान लें कि हम लोग पृथ्वी जो मिसाइल है उसके बारे में बात करें, तो पृथ्वी मिसाइल को क्लासिफाई करते हुए कहा जाता है कि पृथ्वी एक SSSR-BM है। अक्सर आपने पढ़ा होगा पृथ्वी के साथ SSSR-BM जैसे जो लेटर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। SS का मतलब होता है सरफेस टू सरफेस, SR का मतलब होता है शॉर्ट रेंज, BM का मतलब होता है बैलिस्टिक। कहने का मतलब ये है कि हर टेक्निकल चीजें, या अभी आप देखिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की जा रही थी तो वहाँ जो एयर लॉन्च मिसाइल है उनके साथ BVR शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। BVR
BVR क्या होता है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, ऐसी मिसाइल जो दृष्टि क्षमता से परे जाकर के मारे। तो मिसाइल को पूरी तरीके से समझने के लिए उसके टेक्निकल डिटेल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल डिटेल है उसमें हम लोग बेस्ड ऑन ट्रेजेक्ट्री से इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बेस्ड ऑन ट्रेजेक्ट्री, ये जो सीरीज है ये 2 लेक्चर्स की होगी, यानी हम 2 अलग अलग लेक्चर्स में 2 पार्ट में मिसाइल को क्लासिफाई करने का काम करें। आज हमारा इस लेक्चर का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग मिसाइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके जो विभिन्न आधार है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम मिसाइल को क्लासिफाई करते हैं और उसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में के आधार पर उसको क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं बेस्ड ऑन ट्रेजेक्ट्री। पहले तरीके की मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है और दूसरे तरीके की मिसाइल को क्वासी बैलिस्टिक कहा जाता है और तीसरे तरीके की जो मिसाइल क्लासिफिकेशन है क्रूज कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर पहली क्या है? बैलिस्टिक है, दूसरी क्या है? क्रूज है, तीसरी क्या है? क्वासी बैलिस्टिक है। मैं इसको इरेज कर दूं, साफ कर दूं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, दिखाई देगा साफ साफ। देखिए बेस्ड ऑन ट्रेजेक्ट्री, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, क्वासी बैलिस्टिक। ट्रेजेक्ट्री यानी उड़ान क्या होता है, तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि बैलिस्टिक से क्या आशय। देखिए जो बैलिस्टिक शब्द अपने आप में है, इस शब्द को मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी से ड्राइव किया। फिजिक्स का एक भाग होता है जिसको हम यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग बैलिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कोई क्राइम होता है और तब फिर पुलिस वाले कहते हैं कि बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है, बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर कंफर्म होता है कि फला व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल। यानी बैलिस्टिक केवल मिसाइल की शब्द नहीं है, बैलिस्टिक एक ब्रॉड रेंज शब्द है, इसकी एक व्याख्या स्वयं अपने आप में बैलिस्टिक। तो आइए पहले बैलिस्टिक शब्द समझ लेते हैं और तब फिर बैलिस्टिक मिसाइल का क्लासिफिकेशन आसानी समझ में आ जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी में यही सबसे अच्छी बात है, अगर आप वर्ड्स को पकड़ करके चलते हैं, उनकी सही व्याख्या जानते हैं तो आधी चीज तो आपको वैसे ही समझ में आ जाती है। बहरहाल आइए देखते हैं कि बैलिस्टिक से क्या मतलब। देखिए न्यूटन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं और न्यूटन का ये कहना था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है और हम इसके ऊपर एक बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेटेड मूवमेंट करेगा, यानी एक त्वरित गति के अंतर्गत गति करेगा। अब अगर हमने बल इस दिशा में लगाया है तो बल के अंतर्गत उसी दिशा में ये गति करेगा। क्या ये नियम हमेशा वैलिड है? क्या ये नियम हमेशा हर समय पर लागू होता है? ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो इस पर लागू नहीं होता। देखा जाए, देखिए हमने कहा कि अगर किसी वस्तु को हम ऐसे फेंकें तो ये हमेशा बल की दिशा में ही गति करती है। एक पत्थर को उछालिए और पत्थर को आपने उछाला इस दिशा में, तो क्या ये हमेशा ऐसी ही दिशा में चलता हुआ चलता चला जाएगा? क्या आप देखते हैं कि पत्थर प्रारंभ में तो ऐसे उछलता है और बाद में इस तरीके से अंदर चला जाता है या नीचे की ओर गिर जाता है? ऐसा क्यों है? कहने का मतलब है कि अगर अगर न्यूटन का पहला सेकंड नियम ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक बल लगाते हैं तो बल के अंतर्गत वो त्वरण से गति करता है, यानी एक्सेलरेटेड मूवमेंट करता है। तो ऐसा क्यों हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका और वो इस तरीके से गति करते चला गया? हालांकि शुरुआत में हमने उसको ऐसी दिशा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ और वो एक परवलयाकार पथ पर एक पैराबोलिक आर्क बनाता हुआ चला। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 बल लग रहे हैं। वस्तु को हमने फेंका तो इस दिशा में था, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पृथ्वी ने एक बल नीचे की ओर लगाया और ये वस्तु इन्हीं दोनों बलों के अंतर्गत, इन्हीं दोनों फोर्सेस के अंतर्गत जो हमने डिप्लॉय किया, जो हमने उसके ऊपर लगाया और पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी ओर खींचा, इन दोनों बलों के अंतर्गत गति करती हुई एक पैराबोलिक आर्क का निर्माण करती है और पैराबोलिक आर्क का निर्माण करते हुए जाकर के पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर जाकर के टकरा जाती है। तो जब हम कभी किसी वस्तु को इस तरीके से फेंकें जो हमारे द्वारा लगाए गए बल और पृथ्वी के बल के अंतर्गत गति करें तो हम इसको बैलिस्टिक कहते हैं। अच्छा, पुलिस वाले क्यों कहते हैं कि भाई बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई? देखिए आइए जरा, बंदूक की नली है, बंदूक की नली मान लें, ये बंदूक की नली है और यहाँ से हमने बंदूक की गोली इस तरीके से फायर, तो फायर तो इस दिशा में की, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेगी गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींचेगा और ये इस तरीके से धीमे धीमे नीचे की ओर आती हुई चलती चली जाए। अगर याद होगा तो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस समय ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, हमको ये नहीं याद है लेकिन क्वेश्चन पूछा है
कि शिकारी बंदूक से निशाना साध करके पेड़ पर बैठे हुए बंदर के ऊपर एक निशाना लगाता है, और पेड़ पर बैठे हुए बंदर पर जैसे ही गोली दागता है, बंदर उसी समय नीचे गिर जाता है। बंदर को गोली कहाँ लगी? देखिए, निशाना यहाँ लगा था, जाना ऐसे चाहिए था, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये यहाँ जाएगी और इसी समय बंदर यहाँ आएगा, यानी ठीक उसी जगह पर लगेगी जहाँ उसको लगना चाहिए। इसीलिए बैलिस्टिक रिपोर्ट कहा जाता है। तो बैलिस्टिक जो है एक शब्दावली है, एक टर्मिनोलॉजी है, और इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करे, तो ऐसी गतियों को हम बैलिस्टिक कहते हैं। और इसमें जो उसका उड़ान पथ होता है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है, वो पैराबोलिक। तो ऐसी मिसाइल है, जब हम मिसाइल को छोड़ें, ये मान लें एक मिसाइल है और हम इसको छोड़ते हैं और ये उड़ती ऊपर है और फिर ये इस तरीके की गति करती हो जाती है, तो ऐसी मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल। भारत में बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि बैलिस्टिक है, यानी भारत में ज्यादातर जो मिसाइल्स डेवलप की हैं वो बैलिस्टिक ही टाइप की है। निर्भय और ब्राह्मोस को आप जानते हैं, उसको अगर हम अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर जो मिसाइलें हमारी वो बैलिस्टिक ही। तो बैलिस्टिक लिखा है, बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज द पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी आफ्टर लॉन्च, यानी जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ते हैं तो परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हुए चलते हैं। और ये ज्यादातर ये जो मिसाइल होती है रॉकेट के द्वारा गति प्राप्त करती है, यानी इनका जो इंजन होता है वो रॉकेट इंजन। अच्छा, ये मिसाइलें जो होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें अर्थ के एटमॉस्फेयर के भीतर चलती और कुछ मिसाइलें स्पेस में चली जाती। साइंस टेक्नोलॉजी में जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी का अध्ययन करें या जब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल टेक्नोलॉजी का अध्ययन करें, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्पेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये अर्थ की सरफेस है तो स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए जब भी हम कहें कि स्पेस, तो ये जो स्पेस होता है ये पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर ऊपर जो भी है वो स्पेस है। ज्योग्राफी में स्पेस की डेफिनेशन कुछ और होगी मित्रों, लेकिन जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, वहां जब भी कोई भी पढ़ाने वाला या कहीं आप पढ़ेंगे कि स्पेस में है, तो इसका मतलब होता है 160 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों चक्कर काटता है स्पेस में। तो हम कहते हैं कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जब वो छोटी छोड़ी जाती हैं, तो उनमें से कुछ मिसाइल्स जो होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर चलती हैं, और कुछ जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एटमॉस्फेयर को प्राप्त पार करके स्पेस में चली जाती है। ये हमारी अर्थ है, और मान लें कि ये स्पेस है, यहाँ के बियॉन्ड 160 किलोमीटर से ऊपर स्पेस है। हमने मिसाइल को ऐसे ऊपर के छोड़ा और ये ऐसे आकर के, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में चल रही है। जैसे हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत की जो पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल भारत की 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरती है। वही अगर हम अग्नि सेकंड की बारे में बात, तो अग्नि सेकंड जब उड़ान भरती है तो 2500 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, और स्पेस में वो अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। यानी स्पेस में कौन है? स्पेस में एटमॉस्फेयर तो है नहीं, हवाई जहाज उड़ता है अपने ईंधन को लेकर के चलता है, और एटमॉस्फेयर से हवा खींच करके उसकी ऑक्सीजन में अपने ईंधन को बर्न करता है। लेकिन अगर किसी चीज को स्पेस में जाना है और वहाँ एटमॉस्फेयर है नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो अपने ईंधन के साथ अपने ऑक्सीडाइजर को भी लेकर के चलती है, यानी उनमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों एक साथ होता है और तभी वो काम करता है। ये मिसाइल, चलिए इसको छोड़िए, आगे मिसाइल है उसका ही हम फोटो पहले आपको दिखा दें, इसके बाद वापस लौट आते हैं। ये ये मिसाइल है, ये मिसाइल में यहाँ पर विस्फोटक होगा, कोई वारहेड होगा, हो सकता है न्यूक्लियर बम हो सकता है सामान्य बम। इसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखें
तो इस जगह पर द्रव ईंधन है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजर है, इस जगह पर फ्यूल है, यहाँ पर इसका ईंधन है। ये ठोस ईंधन पर आधारित है, इसमें पूरे में ईंधन भरा हुआ है, आगे की ओर गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ, उसके पीछे विस्फोटक है, ये मिसाइल उड़ेगी। ये अपने ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को लेकर के, हवाई जहाज ऐसे नहीं करता। हवाई जहाज में ईंधन रहता है, जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो भाई, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, इसमें पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल ही तो भराते हो, ऑक्सीजन टंकी थोड़ी लेकर के चलते हो। उस ईंधन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। और जब ये मिसाइलें जाती हैं तो जब तक ये एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर इनको स्पेस में जाना हुआ तो वहां नहीं मिलेंगी। इसलिए जो मिसाइलें होती हैं रॉकेट के सिद्धांत पर ही काम करती हैं, और रॉकेट के सिद्धांत पर काम करते हुए फिर धीमे धीमे आप कह सकते हैं कि चलते चलते ये अंततः जो मिसाइलें होती हैं वो स्पेस में चली जाती है। जब ये स्पेस में चली जाती हैं तो वहाँ इनको अपने ऑक्सीडाइजर का यूज करना होता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो या तो एटमॉस्फेयर के भीतर रहती हैं या तो एटमॉस्फेयर के बाहर। याद रखने वाली बात यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकली इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं जब वो इस तरीके से चलती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो उनके साथ सबसे खास बात ये होती है कि उनको ट्रैक किया जा सकता है। आप देखें जरा इसको, ये मान लें कि यहाँ से हमारी मिसाइल चली और ये मिसाइल और कोई नहीं, अग्नि। और अग्नि आपको याद होगा कि 2500 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, यानी इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, लेकिन ये अर्थ की सरफेस से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और अर्थ पर सबसे ऊंची रचना कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर, यानी आप कह सकते हैं 8.8 किलोमीटर रफली ऊंचा है। तो अगर ये 300 किलोमीटर है तो माउंटेन माउंटेन इस जगह पर खत्म होगा। मान लें कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और ये हमारी मिसाइल जा रही पाकिस्तान, तो ये अंतरिक्ष में चल रही। अगर पाकिस्तान ने राडार लगा दिए यहाँ पर, तो अपने राडार को यूज करते हुए मिसाइल को बहुत दूर ही ट्रैक कर लेगा, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स कैन बी ट्रैक्ड इजीली, उनको ट्रैक किया जा सकता है। और अगर आपके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो तो बहुत आसानी से आप उनको हवा में मार करके, अगर इसके पास पाकिस्तान के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो तो हमारी मिसाइल को मार करके नष्ट कर देगा। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं, हमारे पास है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी कमजोरी है कि दे आर ट्रैकेबल, उनको ट्रैक किया जा सकता है, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है, और किसी भी देश की क्यों, क्योंकि बहुत ऊपर उड़ती है और उनको ट्रैक किया जा सकता है। ये इस मिसाइल की आप कह सकते हैं कि एक सीमा है। तो इसलिए क्रूज मिसाइल डेवलप की गई। क्रूज मिसाइल की खास बात क्या होती है? क्रूज मिसाइल देखा जाए, क्रूज मिसाइल धरातल के समानांतर उड़ान चलती हुई ऐसे ही है। मतलब है कि शुरुआत में आप देखेंगे तो अर्थ की सरफेस से वो उसी तरीके से चलेंगी, जैसे मान लें कि अर्थ की सरफेस से ऐसे ऊपर उठेगी तो ऊपर, लेकिन फिर ये इस तरीके की ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करेगी ना। ये क्या करेगी, ये कुछ दूर तो जाएगी लेकिन उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी, यानी इस तरीके से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये अपने आप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मोड़ लेगी और इस तरीके से गति करेगी। अगर ये पृथ्वी की सतह है तो पृथ्वी की सतह के समानांतर जितनी ऊंचाई पर आप कहेंगे 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, उससे समानांतर उड़ान भरेगी, यानी क्लोज टू सरफेस चलेगी। इसका ये मतलब हुआ इसके इंजन को सतत रूप से काम करना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल को हमेशा इंजन सतत रूप से काम नहीं करता। शुरुआत में तो बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन काम करता है, बाद में अपने मोमेंटम और ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और मोमेंटम के अंतर्गत ये गति करती हुई ज्यादातर इसकी फ्लाइट ऐसे ही होती। लेकिन क्रूज मिसाइल के साथ ऐसा नहीं, इसके इंजन को लगातार काम करना होगा क्योंकि इसको अर्थ की सरफेस से एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए विकसित किया। इससे फायदा क्या है, आइए इसको भी देख लिया जाए। इससे क्या फायदा है, यानी क्रूज मिसाइल का टेक्निकल एडवांटेज क्या है? बहुत एडवांटेज है क्रूज मिसाइल का। ये पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर ऐसा तो नहीं है कि एकदम समानांतर होगी, फ्लैट होगी भाई। कुछ जगहों पर पेड़ हो सकते हैं, कुछ जगहों पर बिल्डिंगें हो सकती हैं, कुछ और जगह पर इसके फीचर हो सकते हैं, पहाड़ वगैरह हो सकते हैं। हमने क्रूज मिसाइल छोड़ी, मान लीजिए कि हमारी एक क्रूज मिसाइल है और हमने इस क्रूज मिसाइल को छोड़ा,
तो क्रूज मिसाइल यहाँ से उठी और अब ये अर्थ की सतह के समानांतर होगी। जब ये चली तो इसके सामने पेड़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, राडार बताएगा कि पेड़ है। ये इस पेड़ से 10 मीटर ऊपर उठ करके चल रही थी, सामने हाई राइज बिल्डिंग आ गई, ये इसके भी है ऊपर चली। जब यहाँ पहुंची तो इसके सामने पहाड़ आ गया। ये पहाड़ की इस सतह से 10 मीटर की दूरी बनाते हुए चल रही है, इधर 10 मीटर की दूरी बनाते हुए चल रही है, और फिर ये ऐसे ही चलती चली। कहने का मतलब है कि क्रूज मिसाइलें दे होवर राउंड अबाउट देयर सरफेसेस, जो सरफेस के साथ साथ चलती है, इसीलिए उनको ट्रैक कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्रूज मिसाइलों को शक्ति देने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? देखिए, क्रूज मिसाइल को रॉकेट, टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट इसके इंजन होते हैं। ये क्या है? आप में से कुछ लोग इन सभी शब्दों से परिचित होंगे, इनकी कार्यशैली से भी परिचित होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। आगे की स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि रॉकेट इंजन क्या होते हैं, टर्बोफैन जेट क्या होते हैं, रैम जेट क्या होते हैं, स्क्रैम जेट क्या होते हैं, और तब यहाँ वो चीज क्लियर हो जाएगी। यानी जो चीज यहाँ क्लियर नहीं हो रही है, सक्सीडिंग लेक्चर में ये चीज आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। इसी लेक्चर सीरीज में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जो चारों तरीके के इंजन है और आपको मालूम नहीं। तो ये क्रूज मिसाइल है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती है। कहाँ बैलिस्टिक चल रही थी? हवा में ऐसे ऊपर, जिसको राडार से ट्रैक किया जा सकता था, इसको देखो राडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही नीचे हो रही है, और इसीलिए ये बहुत ही घातक होती है। इनमें ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं, ये अपने मार्ग को सही से पहचान लेती हैं, इसलिए इनको जो है इनके खिलाफ काउंटर मेजर्स डिप्लॉय करना, यानी इनको नष्ट करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए ब्रह्मोस बहुत खतरनाक है, इसीलिए निर्भय बहुत खतरनाक है। भारत के पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो कि आप कह सकते हैं इसी क्लास में, यानी क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल में जो भारत के पास मिसाइलें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक ब्राह्मोस है, ब्राह्मोस में ब्राह्मोस सीरीज है, ब्राह्मोस 1 है, ब्राह्मोस न्यू जनरेशन है, ब्राह्मोस सेकंड अंडर डेवलपमेंट है, और निर्भय। ये सारी की सारी भारत की क्रूज मिसाइल्स। जहां ब्राह्मोस की इनिशियल रेंज कितनी थी? 290 किलोमीटर। इस समय एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्राह्मोस आ गई है, जिनकी रेंज 800 किलोमीटर हो चुकी है। और दूसरी निर्भय सीरीज है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। आप लोगों की जरूरत होगी, अभी तो हम मिसाइल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ना हम ब्राह्मोस अलग से पढ़ा रहे हैं, ना हम निर्भय अलग से पढ़ा रहे हैं, बस संकेत में इनके बारे में कुछ जानकारी दें। जरूरत होगी तो आप लोग जब वीडियो देखें तो उसके लिंक के नीचे डिस्क्राइब कर दें कि कौन से लेक्चर और चाहिए। अगर मिसाइल पर और चाहिए, भारत की सभी मिसाइलों के बारे में विस्तृत वर्णन चाहते हो, कौन कौन सी मिसाइलें हैं, जो कैपेबिलिटीज हमने डेवलप की है अलग अलग मिसाइल बेसिस पर, होगा तब टेक्निकल एनालिसिस तो हो ही जाएगी। तो हम एक एक मिसाइल का डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे। अगर जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, टीम हमारे तक आपकी ये सूचनाएं पहुंचा देगी, और तो फिर हम कोई और लेक्चर सीरीज को बना देंगे जिसमें भारत की जो मिसाइलें होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके कमेंट्स का तो इंतजार रहेगा, लेकिन इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। इन दोनों के बीच में एक तीसरी तरीके की मिसाइल प्रणाली और विकसित की गई है, उसको क्वासी बैलिस्टिक है। क्वासी बैलिस्टिक क्या होता है, आइए उसको देखो। अच्छा हाँ, उससे पहले एक पीपीटी है, इस पर जरा देखिए। बैलिस्टिक और क्रूज दोनों का पाथ दिखाएं। ये बैलिस्टिक मिसाइलें देखिए, इसका उड़ान पथ हमने क्या कहा था, बैलिस्टिक मिसाइल सतह से बहुत ऊंचे से जाती है, और इसलिए कोई भी राडार इसको आसानी से ट्रैक कर सकता है। वह क्रूज मिसाइल है, ये सतह के समानांतर बहुत नीचे उड़ान भरती है, और तब ये नीचे उड़ान भर रही है, इसलिए जो एनिमी सर्विलांस है, जो रडार वगैरह है, इसको आसानी से देख नहीं सकते। अच्छा, क्रूज मिसाइल को हम गाइड कर सकते हैं, बुझा रही हम चाहे क्रूज मिसाइल इस तरीके से ऐसे जाए तो जा सकते। हमें क्रूज मिसाइल से हमला करना, तो मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है जहां हमको मालूम है कि टेररिस्ट है, हमको उस बिल्डिंग पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करना। वो 20 बिल्डिंग का एक क्लस्टर है, 20 बिल्डिंग है अगल बगल बनी हुई। किस बिल्डिंग पर हमला करना है आप उसमें डॉट कर दीजिए, बिल्डिंग पहचान लेगी। बिल्डिंग लेकिन कई फ्लोर की है, किस फ्लोर पर हमला करना है फ्लोर पहचान ले, और यहां तक दक्ष होती है कि उसकी एंट्री कैसे होगी, यानी अगर उसमें 3-4 खिड़कियां हैं तो किस किस खिड़की से अंदर जाना है, ये इतनी दक्ष होती है। इराक के साथ अपने युद्ध में टॉमाहाक क्रूज मिसाइल का अमेरिका ने यूज किया था, और उसके वीडियो अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। वो गलियों में उड़ रही थी और गलियों के साथ साथ उड़ रही थी। दे आर सो मच एक्यूरेट, इतने एक्यूरेट। तो आप देखिए, क्रूज मिसाइल इसीलिए बहुत ही खतरनाक है। ये हमारी क्रूज मिसाइल है, ये शत्रु के उन सर्विलांस से दूर हो गई,
और उसको अवॉइड करते हुए एनिमी टारगेट पर जाकर के इसने इसको डिस्ट्रॉय। दोनों मिसाइल्स के बीच की एक प्रणाली विकसित की गई, इसको क्वासी बैलिस्टिक। क्वासी बैलिस्टिक बैलिस्टिक से सबसे कमजोर बात क्या थी कि बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से उड़ान भरती है और ऐसे जाकर के डेस्टिनेशन पॉइंट पर गिरती है। बैलिस्टिक मिसाइल किनके ऊपर उड़ान भरती है? जिस फोर्स को हमने इस पर लगाया था, अगर आपको याद होगा तो हमने शुरुआत यहीं से की थी कि बैलिस्टिक मिसाइल पर जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स और जो ग्रेविटी इसको अपने नीचे की ओर खींचती है, उस ग्रेविटी के अंतर्गत उसका जो कर्वेचर है, उसका जो ट्रेजेक्ट्री, उसका जो उड़ान पथ है वो परवलयाकार पैराबोलिक। पैराबोलिक पथ को हम ट्रैक कर सकते हैं। दिस इज सिंपल मैथ्स। आप लोगों जिन लोगों ने पैराबोला का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर हम उनको कुछ इनिशियल पॉइंट दे दें तो पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मतलब हम मिसाइल छोड़ेंगे और क्योंकि शत्रु को मालूम है कि आ रही है और ये 2500 किलोमीटर दूर जाएगी और 300 किलोमीटर उड़ान भरेगी, तो हमारी मिसाइल अगर यहाँ भी है तो शत्रु के राडार कैलकुलेट कर लेंगे कितने समय में आपकी मिसाइल यहाँ पहुंचेगी या यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, और पहुंचना उसी पथ से है। ये सबसे खराब बात है भाई, उसको उसी पथ से जाना है तो ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर दो। क्वासी बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है वो इन सभी बाधाओं को दूर करती है। जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इन सभी बाधाओं को दूर कर देती है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये उड़ान तो ऐसे ही भरती है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल इसी तरीके से उड़ान भरती है, लेकिन जब ये ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो इसके बाद ये इस पथ का अनुसरण नहीं करती, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो हम चाहें तो यहाँ से किसी भी पथ पर इसको नीचे की ओर भेज सकते। इस मिसाइल को क्या कहते हैं? ऐसी मिसाइल को क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्वासी बैलिस्टिक। इससे क्या होता है? इसके अंतिम उड़ान का अंदाजा शत्रु नहीं लगा, और जब नहीं लगा सकता है तो इसको डिस्ट्रॉय करना बनता नहीं। तो जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत ने प्रलय नाम की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया। प्रलय, ये भारत की पहली ऐसी है जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ये बहुत ही क्षमतावान मिसाइल है, बहुत ही पावरफुल। तो उड़ान के आधार पर मिसाइलों को तीन भाग हो गए। पहला हम लोगों ने देखा था बैलिस्टिक, दूसरा हम लोगों ने देखा क्रूज, और तीसरा हम लोगों ने देखा क्वासी बैलिस्टिक। मिसाइलों का एक और वर्गीकरण, मिसाइल किस तरीके के हथियार लेकर के चल रही, उस हथियार के आधार पर मिसाइल को हम बांटते हैं कन्वेंशनल, और दूसरे तरीके की जो मिसाइलें होती है उनको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। पहले कहते हैं परंपरागत, दूसरे को हम कहते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब क्या होता है? परंपरागत का मतलब ये होता है कि जो मिसाइल है वो ऐसे हथियारों को लेकर के चल रही है जो केमिकल एक्सप्लोसिव, जैसे गन पाउडर हो गया, बारूद जैसे आप कहते हैं, टीएनटी हो गया, आरडीएक्स हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, ये सामान्य एक्सप्लोसिव। अक्सर टेररिस्ट एक्टिविटीज में आप पढ़ते होंगे कि आरडीएक्स यूज किया गया, टीएनटी यूज किया गया, या जो है अमोनियम नाइट्रेट जो किसान खाद भी है उसका भी इस्तेमाल एक विस्फोटक के तरीके से किया जाता है। इसीलिए अमोनियम नाइट्रेट खुले बाजार में उस तरीके से न तो बेची जा सकती है न तो खरीदी जा सकती है, क्योंकि टेररिस्ट इसका एक्सप्लोसिव के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि है ये एक तरीके की खाद, यानी एक तरीके की फर्टिलाइजर, एक तरीके का उर्वरक है, स्टिल उसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो है इनको क्या कहते हैं? ये केमिकल एक्सप्लोसिव। कहने का मतलब है कि अगर हमारी जो मिसाइल है वो इस तरीके की है कि इसमें जो हमने एक्सप्लोसिव यूज किया है वो आरडीएक्स है या टीएनटी है या गन पाउडर है या अमोनियम नाइट्रेट है, तो जो हमारी मिसाइल होगी हम कहेंगे कन्वेंशनल। लेकिन अगर इसी मिसाइल में एक्सप्लोसिव में की जगह सामान्य कन्वेंशनल जो है केमिकल एक्सप्लोसिव की जगह अगर हम एटम बम यूज कर दें, या हम किसी बायोलॉजिकल वेपन को यूज करें, या हम किसी जो है कह सकते हैं रेडिएशन कॉजिंग जो एलिमेंट है उसको यूज करें, तो नॉन कन्वेंशनल हो। तो मिसाइलें कन्वेंशनल हो सकती हैं, परंपरागत हो सकती हैं, और परंपरागत मिसाइलें चाहे बैलिस्टिक हो, चाहे क्रूज, चाहे जो है क्वासी बैलिस्टिक, अगर उसमें वारहेड कन्वेंशनल है, सामान्य एक्सप्लोसिव, तो मिसाइल विल बी कॉल्ड कन्वेंशनल मिसाइल।
वो बैलिस्टिक हो या क्रूज, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी मिसाइल में हमने एटॉम बम को यूज कर रखा है, या बायोलॉजिकल वेपन का यूज कर रखा है, या रेडिएशन कॉजिंग जो मटेरियल उनको यूज कर रखा है, या कुछ केमिकल से सर्टेन उनको हमने यूज किया है, तो अब उनका नाम बदल जाएगा, अब उनको कहेंगे नॉन कन्वेंशनल। तो मिसाइल किस तरीके के एक्सप्लोसिव लेकर के चल रही है उसके हिसाब से दूसरा इसका वर्गीकरण, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल देख लिया जाए। दूसरे तरीके की जो मिसाइल है उनको हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन एक्सप्लोसिव नॉन कन्वेंशनल के। नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए, एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल। एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबीसी कहते हैं। नई जो समय पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है उसमें एबीसी यानी एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स को सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर भी कहा जाता है। देखिए, सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। और ये सब के सब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जनसंहार के हथियार। इसका मतलब क्या, देखिए, इससे पहले जो मिसाइलें हम छोड़ रहे थे ना, ये एक छोटे टारगेट के लिए दो सेनाएं लड़ रही हैं आपस में, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसके इस पार कोई सेना, इस पार कोई सेना, ये आपस में लड़ रही है, एक दूसरे के मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट कर, एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक टारगेट को नष्ट कर, आपस में सेनाएं लड़। यूजली एक जेनेवा जो कन्वेंशन है, जो कि युद्ध कैसे लड़े जाएंगे उनके सामान्य रीति रिवाजों का संकलन है, कैसे क्या करना चाहिए, उसमें कहा गया कि भाई आपस में लड़े, सेनाएं लड़े, लेकिन जो सिविक टारगेट है, जैसे आप कह सकते हो कोई हॉस्पिटल है, या बच्चों का स्कूल है, या कोई रिहायशी इलाका है, यूजली इसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। जो रोग देश है, जिनको दुष्ट देश कहा जाता है, वो अक्सर ऐसा करते हैं, करना नहीं चाहिए। तो जब हम इन हथियारों को यूज करते हैं तो हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन आपस में ही लड़ती है मिलिट्री, और धीमे धीमे जो मिलिट्री जीतेगी, इन्वेड करके दूसरे पर कब्जा करेगी, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लड़ते आपस में सामान्य रूप से सिविक टारगेट पर नहीं। लेकिन अब आप एटम बम गिरा रहे हैं, 5 स्क्वायर किलोमीटर तो तुरंत साफ हो गया, और 25-30 किलोमीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा वो खत्म ही होगा, धीमे धीमे बहुत सारे लोग मरे। तो ये जो हथियार है ना, जिनको नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है, ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नष्ट करता है, इसीलिए इसको जनसंहार, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को जो एटम बम गिराए गए थे, जो प्लूटोनियम और यूरेनियम बेस से, उसमें लाखों लाख लोग मरे थे। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, और इसीलिए इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनको कहा जाता है। बायोलॉजिकल मिसाइल वही है, मिसाइल में हमने विस्फोटक के साथ वायरस या बैक्टीरिया मिक्स कर दिए, और शत्रु के नगर के ऊपर उसको एक्सप्लोड कर दिया, ये सारे वायरस और बैक्टीरिया फैल गए, मान लो कोरोना वायरस ही हमने फैला दिया, तो बहुत सारे लोग संक्रमण के कारण जाएंगे, विस्फोट के कारण नहीं जाएंगे। ये बायोलॉजिकल वेपन। तीसरा शब्द इसमें केमिकल है, केमिकल। यहां पर भी आप में से कुछ लोग तुरंत आपत्ति करोगे कि भाई अभी आपने पिछली स्लाइड में सीधे सीधे बताया था कि कन्वेंशनल वेपन क्या होते हैं, कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव कौन से होते हैं, वही एक्सप्लोसिव कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव कहलाते हैं जो जिनमें जो है कह सकते हैं जो इम्पैक्ट होता है केमिकल्स के यूज से। तो केमिकल तो यहाँ भी यूज हो रहे हैं कन्वेंशनल में, और नॉन कन्वेंशनल में भी यूज हो रहे हैं। ये कौन से केमिकल है जो यहाँ यूज हो रहे हैं, और ये कौन से केमिकल है जो नॉन कन्वेंशनल में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप में से जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष क्लास नहीं है तो मन में ये जिज्ञासा स्वाभाविक है, और अगर ये स्वाभाविक जिज्ञासा आपके मन में उठी है तो बहुत अच्छा आपका अध्ययन है, मतलब आपका स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि सामान्य विद्यार्थी इस अंतर पर ध्यान नहीं दे पाते। बहरहाल, आप सभी लोग अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, तुरंत ध्यान गया होगा, इसमें कोई दो राय। जब हम केमिकल वेपन्स कहते हैं तो हमारा मतलब ऐसी नॉक्शस, ऐसी जहरीली गैसों से या ऐसे जहरीले केमिकल से होता है जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जैसे नर्व गैसेस। विस्फोटक के साथ नर्व गैसेस हैं, वो कैप्सूल की तरीके से बस्ट हुआ और ये बड़े इलाके में फैल गया,
जो लोग उस नर्व गैस को सूंघेंगे या जिनकी इनहेलेशन के द्वारा, सांस लेने के द्वारा जाएगी, उनका फेफड़ा जाम होगा। उनके लिक्विड्स अगर स्किन पर गए, कॉन्टेक्ट से अंदर जाता है तो ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, बहुत दर्दनाक मौत। केमिकल वेपन्स को बनाना बहुत आसान होता है, बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप करना बहुत आसान होता है। एक छोटा देश अपनी सुरक्षा के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को बना सकता है, लेकिन यही तो गड़बड़ है, टेररिस्ट भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन करती है, कहती है कि भाई ये यूज नहीं किया जाना। हमारे देश ने ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर कर रखा है, ऐसी ट्रीटीज पर, ऐसे अलायंसेस पर हस्ताक्षर कर रखा है जहां हम कहते हैं कि हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे। ज्यादातर देशों ने ऐसी संधियां कर रखी और करना चाहिए। आप सिविक कंट्री है, आप एक ऐसे सभ्य देश है, और नहीं करना चाहिए, मतलब आम जन को इस तरीके से आहत नहीं करना चाहिए। तो नॉन कन्वेंशनल जो है वेपन कौन कौन से होंगे? न्यूक्लियर यानी एटॉमिक बम होंगे, डर्टी बम होते हैं। डर्टी बम कौन होते हैं? जैसे कुछ देश ऐसे हैं भाई जिनके पास परमाणु बम बनाने की क्षमता नहीं, तो सामान्य जो विस्फोटक है, अगर उसके साथ हम ऐसे पदार्थों को मिला दें जो रेडिएशन कॉज है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि रेडियम हम मिला दें इसमें, या हम इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम बना दें, तो सामान्य केमिकल एक्सप्लोसिव है, सामान्य बम की तरह विस्फोट करेगा, लेकिन उसके जो रेडिएशन कॉजिंग जो उसके सब्सटेंस फैलेंगे, और तब रेडिएशन की वजह से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो जो रेडियोलॉजिकल बम है या जो न्यूक्लियर बम है, और ये जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये जन संहार के हथियार। जो भी मिसाइल ऐसे हथियारों को लेकर के चलेगी, नॉन कन्वेंशनल पहले, यानी बैलिस्टिक मिसाइल भी नॉन कन्वेंशनल हो सकती है और क्रूज भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल हो सकती हैं, या हो सकता है कि कन्वेंशनल वेपनरी लेकर के चल रही। तो दोनों ही स्थितियों में जो हमारी मिसाइलें होंगी वो ज्यादा सक्षमता से काम कर सकती है। तो ये देखिए दूसरा वर्गीकरण। पहले वर्गीकरण में हमने उसकी ट्रेजेक्ट्री देखी थी, उड़ान पर पैराबोलिक है कि जमीन के समानांतर है, या क्वासी बैलिस्टिक, कुछ समय तक तो ये बैलिस्टिक रहेगी और इसके बाद ये क्रूज प्रक्षेपात की तरीके से अपनी दिशा बदल करके चलेगी, जिससे मैनेवर करेगी, जिससे इसके ऊपर नष्ट करना बड़ा ही मुश्किल होगा। प्रलय जो हमारी मिसाइल। दूसरा हम लोगों ने देखा था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपनरी। हम लोगों ने देखी कि कन्वेंशनल क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल क्या होती है। CBRN, यही हम लोगों ने बात की थी। देखिए केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, इनके हर एक के अपने लोगो हैं। बायोलॉजिकल वेस्ट पर आपने देखा ही होगा, हॉस्पिटल में ये चिन्ह बना रहता है। इसी तरीके से केमिकल अगर है और खतरनाक केमिकल है तो ये चित्र बनेगा, रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस होगा तो ये चित्र बनेगा, और अगर न्यूक्लियर है तो फिर ये चित्र बनेगा। तो ये जो जो वेपन है ये नॉन कन्वेंशनल वेपन। ये हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा वाला भाग है जहां पर पहली बार बम फटा था, और ये टॉवर उसकी कहानी है, ये आज भी है वहां पर। और पूरा का पूरा शहर खत्म हो, लाखों लाख लोग उसमें लगे। ये देखिए ये गैसेस है, ये देखिए बायोलॉजिकल वेपन है, ये एटम बम है, आप जान ही रहे हैं एटॉमिक एक्सप्लोजन इसी तरीके का होता है, मशरूम क्लाउड वगैरह बनते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD के नाम से जाने जाते हैं सारे। मिसाइलों का एक तीसरा तरीके का जो क्लासिफिकेशन है उसके यूज पर है, कौन यूज कर। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें टैक्टिकल होगा, दूसरा है स्ट्रेटेजिक। देखिए स्ट्रेटेजिक। तीसरा जो इसमें तरीका होगा एंटी सैटेलाइट। चौथा इसके यूज के आधार पर एंटी एक्सेस एरिया डिनायल या एंटी शिप होगा। पांचवा जो है सबमरीन लॉन्च है। छठा इसमें एंटी रेडिएशन, यानी कहने का मतलब है मिसाइल को प्रयोग की जो तरीका होता है उस तरीके के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हम मिसाइल को क्लासिफाई करते हैं तो उसके यूज के आधार पर करते हैं। कुछ मिसाइलों को हम टैक्टिकल कहते हैं, और जो कुछ मिसाइलें होती हैं उनको हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं। आइए इसको देखा जाए, समझा जाए। टैक्टिकल मिसाइलें क्या होती है, स्ट्रेटेजिक क्या होती है। तो सबसे पहले टैक्टिकल को देखा। देखिए हम लोगों ने अभी बात की कि भाई शत्रु सेनाएं लड़ रही हैं,
बॉर्डर है, इस पार और उस पार है, और लड़ाई चल रही। सैनिक टुकड़ी को आदेश देने के लिए कोई तो कमांडर होगा, वो यहाँ पर कोई ना कोई तो। सैनिक टुकड़ियों को आदेश देने के लिए कोई कमांडर होगा। जब वो कहेगा तो हमला किया जाएगा, जब कहेगा रुका जाएगा। कौन से हथियार को यूज करना, वो भी कमांडर डिटेलिंग करेगा उसको। जहाँ पर सीमा पर एक्टिव युद्ध लड़ते हैं, सामान्य रूप से वहां पर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर जैसे अधिकारी मौजूद हैं। उनसे बड़े जो अधिकारी होते हैं, जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल है, यूजली वहां पर नहीं रहते। हम ये नहीं कह रहे कभी नहीं जाएंगे, जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक्टिव यूज में जो है कर्नल और ब्रिगेडियर जैसे रैंक के अधिकारी वहां लड़ती हुई सेनाओं के साथ रहते हैं, वो आदेश देते हैं। और भी अधिकारी होते हैं, जगह जगह पर डिप्लॉयमेंट। तो युद्ध की स्थिति को बदलती हुई शत्रु की सेना यहाँ है, इसकी कुछ टुकड़ी यहाँ से हट करके यहाँ आ गई, तो यहाँ पर जो कमांडर होगा आदेश देगा भाई इधर भी जाओ, कुछ लोगों को इधर से भेजेगा। तो युद्ध की रणनीति बदलती है। यहाँ पर कुछ हथियार होते हैं जिनको यूज किया जाता है। जब हम मिसाइलों को यूज करने वाला जो कमांडर हो बैटल फील्ड में बैठा और यहाँ से अपने सैनिकों को आदेश दे कि भाई मिसाइल चलाओ, तो ऐसी मिसाइल्स को टैक्टिकल मिसाइल, जैसे पिनाका। हम भारत के पास एक मिसाइल है पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की दूरी तक मार। 40 किलोमीटर तक तो बोफोर्स का गोला भी जाता है। ये मिसाइल जो पिनाका है ये भी 40 किलोमीटर की दूरी तक। तो पिनाका मिसाइल और इस तरीके की मिसाइलों को चलाने का आदेश कौन देगा? जो सेना का कमांडर यहाँ बैठा है और एक कमांडर दिल्ली में बैठा है, वार रूम में बैठा है, जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। ये लोग वहां से पूरे युद्ध की निगरानी कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं क्या किया जाना चाहिए। तो युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाला सैनिक कमांडर जब अपने आदेश से मिसाइलों को छुड़वाता है तो ये मिसाइलें टैक्टिकल मिसाइल कहलाती है। सामान्यतः ये शॉर्ट रेंज वेपन है, छोटे दूरी के हथियार। अभी हमने कहा ना पिनाका 40 किलोमीटर, पृथ्वी 150 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या शॉर्ट रेंज की जो क्रूज मिसाइल है उनको छोड़ने के। और क्या लक्ष्य क्या होता है? शत्रु की सेना को नष्ट किया जाए, उसके हथियारों को नष्ट किया जाए, उसके वाहनों को नष्ट किया जाए, उसके जो इंस्टॉलेशन है उनको नष्ट किया जाए, शत्रु को जो सपोर्ट स्टाफ है, जो सपोर्ट करने वाली सेनाओं के जो अंग होते हैं उनको नष्ट किया जाए। पृथ्वी प्रहार, प्रलय, पिनाका, ये सारी की सारी जो मिसाइलें हैं ये सारी की सारी टैक्टिकल मिसाइल, टैक्टिकल, इनको टैक्टिकल। लेकिन युद्ध के दौरान हमने अभी कहा ना कि युद्ध के कुछ कमांडर एक्टिव रूप से बैटल फील्ड में ना होकर के दिल्ली में या जहां उनका वॉर रूम हो वहां बैठते हैं और यहाँ से बैठ करके स्ट्रेटजी बनाते हैं कहाँ हमला किया जाए। अच्छा, कोई जरूरी है कि हमला यही हो? नहीं भाई, यहाँ एक्टिव सेनाएं लड़ रही हैं और यहाँ कहीं दूर अंदर इनका हथियार का गोदाम, यहीं से हथियार की सप्लाई। अगर हम अपने यहाँ से एक मिसाइल मारे और उसको नष्ट करें तो ये वो टारगेट है जो स्ट्रेटेजिक महत्व का है, स्ट्रैटेजिक है। शत्रु की पूरी स्ट्रेटजी ही खत्म, हमने उसका पूरा हथियार गोदाम उड़ा दिया। या उसका यहाँ पर ऑयल डिपो है जहां से लड़ाई लड़ने वाली सेनाओं के लिए ऑयल वगैरह, फ्यूल वगैरह सप्लाई रहे, वो भी उड़ा दो। या कोई और सप्लाई चेन है जो यहाँ पर है, इसको उड़ा दो। तो युद्ध के टारगेट से दूर कुछ ऐसे और टारगेट जो स्ट्रेटेजिक महत्व के हो, सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, अगर हम उनको नष्ट करें और सेना की क्षमता पर असर पड़े, और ऐसे लक्ष्यों को उड़ाने वाली जो मिसाइलें होंगी उनको स्ट्रेटेजिक कहा जाए। तो जो यहाँ लड़ रहा है भाई वो तो नहीं बता पाएगा कि किसको उड़ाना है। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग जो जो दूर वार रूम में बैठ करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो लोग इन मिसाइलों को छोड़ने का आदेश देंगे। तो ये मिसाइलें स्ट्रेटेजिक मिसाइल। भारत में एक जो है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का गठन किया गया। प्रधानमंत्री, आपको मालूम है कि परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाए या प्रयोग न किया जाए, इसके संदर्भ में जो है निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो निर्णय लेंगे कि भाई परमाणु हथियार छोड़ो, लेकिन खुद वो थोड़ी आएंगे छोड़ने। तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का जो कमांडर इन चीफ होगा, जैसे समय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर इन चीफ कौन है? वाइस एडमिरल सूरज बेरी।
ये इस तरीके के हथियार को छोड़ने का निर्णय ले। अग्नि जैसी मिसाइल जो 2500 से 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली होगी, इसको छोड़ा जाएगा। डीप अंदर कहीं शत्रु के लक्ष्य को निश्चित रूप से नष्ट करने के लिए किया जाए। तो ऐसी मिसाइलों को स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहते हैं। कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जिनको हम इसलिए बनाते हैं कि शत्रु का जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है उसको हम नष्ट करें। क्यों? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, नेविगेशन के लिए जरूरी है। आज आप जानते हैं जीपीएस प्रणाली नेविगेशन में यूज होती है। भारत की बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जीपीएस प्रणाली संकेत लेकर के अपने लक्ष्य को ट्रैक करती है। तो अगर हम शत्रु के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नष्ट कर दें, उसके जो जासूसी जो उपग्रह जो रिकॉनेंस का काम करते हैं उनको हम नष्ट कर दें, या हम शत्रु के ऐसे मिसाइल जो है इस सैटेलाइट को नष्ट कर दें जो नेविगेशन करने वाले हो, तो हम शत्रु की क्षमता को नष्ट करेंगे, उसको कमजोर करेंगे। ऐसी मिसाइलें जो सैटेलाइट को नष्ट करती है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल कहलाती है। भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का डेवलप करने वाला दुनिया का चौथा देश। पहला देश यूएसए, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथे ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। एंटी एक्सेस एरिया डिनायल एंटी शिप मिसाइल। चाइना हमारा एडवर्सरी शत्रु देश, हालांकि धीमे धीमे चाइना से संबंध सुधार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एडवर्सरी नंबर 1 तो वही है। और चाइना के पास शक्तिशाली सैन्य जहाज है। मान लीजिए कि हिंद महासागर में अपने बैटल शिप को ला करके खड़ा कर, चाइना को डर होना चाहिए कि भारत ऐसी मिसाइलों को यूज करके नष्ट कर सकता है हिंद महासागर में। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके एरिया, अपने एरिया में आने से उसको रोक रहे हैं। एरिया डिनायल मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल। भारत के पास ऐसी एरिया डिनायल, एंटी एक्सेस, एंटी शिप मिसाइल। जैसे लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, ये लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। ब्रह्मोस भी एक एरिया डिनायल हो सकती है, 290 किलोमीटर से 800 किलोमीटर। अग्निपी लगभग आप कह सकते हैं 2500 किलोमीटर की दूरी तक। BM4 ये भी लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के पानी के जहाजों को नष्ट कर सकती है या उसके और इंस्टॉलेशन को नष्ट कर सकती है, जिससे हमारे ऊपर अटैक न करें। तो ये क्या है, ये एंटी एक्सेस एरिया डिनायल एंटी शिप मिसाइल। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इनको सबमरीन से छोड़ा जाता है। सबमरीन यानी आप कह सकते हैं पनडुब्बी, पानी की सतह के नीचे पनडुब्बियां होती हैं। सबमरीन सबको मिसाइल छोड़नी है। ये मिसाइल सबमरीन के नीचे से छोड़ी जाएगी और इसको पानी की सतह पर आकर के तब उड़ान भर के आगे की ओर जाना। भारत के पास है। सबमरीन को डिटेक्ट करना बड़ा खतरनाक है, बहुत मुश्किल होता है। खतरनाक है, मुश्किल होता है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर जो है सबमरीन, अरिहंत वगैरह। अब अरिहंत वगैरह में K4 K15 जैसी मिसाइलों को यूज कर, ये समुद्र के नीचे, सतह के नीचे 6-6 महीने तक पड़ी रह सकती। K15 लगभग 750 किलोमीटर की दूरी तक जाएगी। जो K4 है ये लगभग आप कह सकते हैं 3500 किलोमीटर की दूरी तक जाएगी। इस तरीके की मिसाइल का डेवलप करने वाले जो सबमरीन लॉन्च मिसाइल है, ऐसी मिसाइल का डेवलप करने वाले दुनिया के 6 देश। रशिया पहला, यूएसए दूसरे नंबर पर, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड तीसरे नंबर पर, फ्रांस चौथे नंबर पर, चाइना पांचवें नंबर पर, और हम छठे नंबर। एंटी रेडिएशन, एंटी रेडिएशन शत्रु का राडार हमको ट्रैक कर लेता है। अभी बताया ना, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर सबसे बड़ा खतरा, उसके राडार के रेडियो संकेतों को पकड़ करके ही अगर कोई मिसाइल उसी को नष्ट कर दे, तो ऐसी मिसाइल ही एंटी रेडिएशन। भारत ने रुद्रम नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल का डेवलपमेंट किया। और अगर आप देखें तो हम जो है 5वें ऐसे देश हैं जिसने एंटी रेडिएशन मिसाइल का डेवलपमेंट किया। यूएसए, रशिया, यूके, चाइना के बाद हम 5। तो विभिन्न प्रकार की हमारे देश में क्षमताएं हैं, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का हम यूज करते हैं। मिसाइल क्लासिफिकेशन के संदर्भ में दोस्तों आज के इस लेक्चर को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। कल हम लोग मिलेंगे और अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इसका अगला पार्ट होगा जिसमें हम लोग मिसाइल क्लासिफिकेशन के बारे में आगे चर्चा। थैंक यू, टेक केयर।